हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की फिजिक्स की क्लास होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही मजेदार और आज सबके डाउट्स भी क्लियर होने वाले। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और उनके बाद में मेरे पास कमेंट्स एंड मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं कि सर इसके न्यूमेरिकल्स हमसे सॉल्व नहीं हो रहे, न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट में पकड़ में नहीं आ रहे, या फिर आप जो करवाते हो वो तो हमें समझ में आ जाता है लेकिन जब हम खुद अपनी बुक से कोई क्वेश्चंस लेके बैठते हैं तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो इसका भी रास्ता बताए। तो आज ऐसा ही कुछ मैं लेके आया हूं, ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं कि आज के बाद और अब के बाद, मतलब आज से बाद जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कभी भी हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल करने हैं, किस तरीके से आने वाले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और फिर उसको सॉल्व करना है, ये सब हम समझने वाले। तो आज की जो क्लास होने वाली है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड, जो कि आपके नीट, आईआईटी, एनटीएससी अकॉर्डिंग टू ओल्ड बोर्ड सिलेबस आपके हम पढ़ने वाले हैं। खासकर नीट, आईआईटी, जेईई, एनटीएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जहां पर ये सभी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप 12th बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे भी आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, हर बुक, टेक्स्ट बुक के या रेफरेंस बुक के न्यूमेरिकल पॉसिबल नहीं है यहाँ पर बोर्ड पर करवाना। पूरी क्लासेस जो है वो नहीं हो पाती है ढंग से, पूरे बोर्ड पर एक एक क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाता हूँ। तो मेन क्वेश्चंस मैं आपके लिए उठा के लाता हूँ, उस टाइप से क्वेश्चंस आपको आपके बुक में मिलेंगे और बाकी क्वेश्चंस जो है उसी से रिलेटेड मिलेंगे। बट फिर भी आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, एग्जांपल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कहीं भी मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पूरी की पूरी क्लास आपके लिए फ्री है, कोई आपका चार्जेस नहीं है। पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाने वाला है, यहाँ पर पूरे न्यूमेरिकल्स आपको ऑलमोस्ट कराने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपका पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होगा। साथ ही साथ में हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करते चलेंगे, बट पूरे पॉसिबल नहीं है। तो जब कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद हम रिवीजन करेंगे तो हम इन क्वेश्चंस को साथ में ले लेंगे। बट फिर भी आपके पास यदि कोई ऐसा आइडिया है जो मेरे इस बोर्ड पर क्वेश्चंस कराने के अलावा कुछ ऐसा हो जो टाइम कंजम्पशन को बचा सके, क्योंकि आपको भी पता है अभी स्कूलें कोरोना में है, इस वजह से स्टार्ट नहीं है, बट फिर भी कई जगह थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुकी है पढ़ाई। ठीक है, आने वाले टाइम पे जब नॉर्मली डेज हमारे होते हैं, जब कोरोना नहीं था, या आने वाले जब हम नॉर्मल हो जाएंगे, जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं रह पाता है। 4-4 स्कूल्स रहती है, कोचिंग रहती है, बच्चे चारों तरफ रहते हैं, बहुत क्लासेस मिस करनी पड़ती है क्योंकि टाइम नहीं बचता है। फिर भी आपको डेली प्रोवाइड करवाना पड़ता है, तो रात को 12 बजे 1 बजे लगभग वीडियो बनाने का टाइम मिलता है। उसके बाद आप जानते हो सोकर सुबह 6 बजे 5 बजे उठना होता है, तो नहीं हो पाता है, तो इतना टाइम नहीं रह पाता है। फिर भी आपके पास ऐसा कोई मेथड है जिससे टाइम कंजप्शन बच सके, कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा सकूं, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसे जरूर फॉलो करूंगा। ठीक है, हमारा बजट इतना नहीं है कि मैं यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा सकूं अभी, तो इस वजह से अभी स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, तो हमें इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। बट आपको जो भी क्वालिटी और कंटेंट मिलने वाला है, जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, उससे बेस्ट आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका कोई चार्जेस आपका नहीं लगने वाला है। जैसे कई जगह होता है आपको थोड़ी बहुत क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएगी और जैसे जैसे आपको लगेगा कुछ अच्छा, उसके बाद उस पर वो पेबल क्लासेस हो जाती है, आपसे पेमेंट देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास होने वाली है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर है। सॉरी, आज थोड़ा टाइम मैं आपका खा चुका हूं क्योंकि कल मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स और डाउट आए, इसलिए मैंने आपको आज बताया। और साथ ही साथ में जो बोर्ड पर मैं बताता हूं आप नोट्स में लिख लीजिए करें। कई स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉल आ चुका है, जिन्हें लगता है कि सर हम नोट्स नहीं लिख पाते, तो आप वीडियो पॉज कर लिख लीजिए करें। साथ ही साथ में थोड़े दिनों में मैं आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करवाने लग जाऊंगा, क्योंकि अभी पीडीएफ फाइल पूरी कंप्लीट हुई नहीं है। साथ के साथ हर वीडियो के नीचे लिंक में आपको पीडीएफ फाइल भी मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो उसका भी आप चिंता ना करें, बस पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ए और बी हमें ये सर्किट दे रखा है जहां पे 2 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम और यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम है, 3 कैपेसिटर है जुड़े हुए हैं। तो हमें ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है।
सबसे पहला रूल बता देता हूं, गोल्डन रूल समझ लीजिए इसे, कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है उन दोनों के बीच में हमेशा सबसे पहले बैटरी जोड़ दीजिए। तो ए और बी के बीच की बात चल रही है तो मैं यहाँ पर बैटरी लगा देता हूँ ताकि मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, ये V पोटेंशियल की मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी है। यहां से चार्ज क्यों जाएगा, तो देखो यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां पे देखो इस वायर पे भी कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, यहाँ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये पॉइंट एक है, एक ही पॉइंट उसके मैंने दो टुकड़े कर दिए हैं, एक ही पॉइंट उसके मैंने दो टुकड़े कर दिए। कैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो एक सेकंड थोड़ा सा रुकना। ये देखो ऐसा सपोज करिए ये आपके यहाँ पर दो पॉइंट्स, एक ही पॉइंट है ये आपका ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है ए पॉइंट, इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए। दो टुकड़े का मतलब है मैंने इसको ऐसे खोल दिया, देखो ऐसे ये खोल दिया। तो एक ही पॉइंट के कितने टुकड़े हो गए आपके पास, दो टुकड़े हो गए। इन दोनों टुकड़ों के बीच में भी कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों टुकड़ों को हम वापस जोड़ सकते हैं। तो मैंने इन दो टुकड़ों को वापस ऐसे जोड़ दिया है, देखो ऐसे ये ऐसे वापस जोड़ दिया है। तो ऐसे जोड़ते ही ये वापस ऐसा कैसा हो गया है, वापस वही के वही पॉइंट्स आ गए। ठीक है, और चाहो तो यहाँ वापस दूर कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, बस बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं जुड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं है, तो पॉइंट ए है, इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट यहाँ पर बी है। कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो हम पॉइंट बी को आगे पीछे किस कर सकते हैं। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या है, ए है। इन दो पॉइंट्स को मैं लेकर वापस एक जगह इकट्ठा कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो आई मेरी बात समझ में। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में भी कुछ कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी है। ठीक है, अब मैं इसको नॉर्मल डायग्राम में सॉल्व करता हूं। तो मैं दो पॉइंट ले लेता हूं इधर ए, मुझे जाना है ए से बी पर, ए से बी पर जाना हो, बीच में 2 माइक्रोकूलम है, तो ये पॉइंट दे देता हूं मैं बी और लिख देता हूं 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, बी से मुझे वापस आना है ए पर, तो ये बी है, बी से मुझे वापस आना है ए पर, ये मैं वापस आ गया हूं। ठीक है, और यहाँ पे कितना माइक्रोकूलम है, 5 माइक्रोकूलम है, तो मैंने यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम लिख दिया है। ए से मुझे जाना है वापस बी पर, तो ए से मुझे वापस जाना है बी पर, तो ये मैं वापस चला गया हूं और यहाँ पर आ गया हूं। कितना माइक्रोकूलम है, 5 माइक्रोकूलम है, तो 5 माइक्रोकूलम है। मतलब कितना आसान हो गया है, देखो डायग्राम देखने से, है ना। दोनों बीच में आप चाहो तो बैटरी लगा दीजिए, इससे बस आसानी रहती है। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल V को भी लगा दिया मैंने। अब देखो यहां से चार्ज गया अंदर Q, तो जैसे ही चार्ज अंदर गया Q1 इधर गया, Q2 इधर गया एंड Q3 इधर गया। चार्ज जाते ही चार्ज को 3 रास्ते मिले, तीनों रास्तों में चार्ज चला गया। जब किसी चार्ज को, जब इस तरह कैपेसिटर जुड़े होते हैं, जब चार्ज चलता है तो चार्ज को एक, दो या दो से ज्यादा रास्ते जहां मिल जाते हैं वहीं से पैरेलल कॉम्बिनेशन चालू हो जाता है। ये मैंने आपको एक देसी ट्रिक बताई थी एकदम लोकल, ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो इसका मतलब ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 देखो 2 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम है, तो 2 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम। देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5 5 10 और 12 हो गए, तो 12 माइक्रोकूलम। ये हो गया है आपका क्वेश्चन। देखने में कितना टफ है ना, बट जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स हो, आपके पास दिमाग हो, आपके पास नॉलेज हो, तो फिर आप कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने रट रखा है, फिजिक्स को आपने रट के सीखा है, तो समझ लीजिए आप कभी भी इंपोर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन्हें आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। सीधे सीधे आने वाले सवाल का जवाब तो हर कोई दे देता है मेरे भाई, लेकिन जब सवाल को घुमाकर किसी का ज्ञान परखा जाए, तो उस समय जो उस सवाल का जवाब दे दे वही सच्चा ज्ञानी है, उसी के पास सच्चा नॉलेज है, उसी ने उस सब्जेक्ट के पीछे मेहनत की है। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका रटना बंद हो, समझना चालू हो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको ऐसा ही बताता हूं। देखो
हर टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके बुक में मिलेंगे, तो हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड में एक क्वेश्चन जरूर करवाता हूँ ताकि आप अपनी बुक में उस टाइप के रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आप कर सके। ठीक है, आगे देखिए। इसी तरीके से मेरे पास डायग्राम बना देता हूं मैं साथ के साथ में। सी 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 माइक्रोफेरेड माइक्रोफेरेड और माइक्रोफेरेड। ठीक है, सी माइक्रोफेरेड एंड सी माइक्रोफेरेड। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, ये डायग्राम आईआईटी में, नीट में, एनटीएससी एग्जाम में, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। और जनरली बच्चे स्किप करते छोड़ते, तो छोड़ना नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझना है। देखो इसको यहां से पकड़ो, इसे को ये पकड़ा और खोल कर इस साइड रख दो, मतलब इस वाले पोर्शन को उठा के इधर रख दो। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसका दूसरा डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखो सी 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 सभी माइक्रोफेरेड्स में। ठीक है, इस वाले पॉइंट से ये कैपेसिटर जुड़ा हो, फिर ऐसे जुड़ा हो, तो मैं एक को पकड़ता हूं और उठा के इधर रख देता हूं। तो जैसे ही मैं इधर रखूंगा, ध्यान से देखना, आप समझ जाएंगे। अब पॉइंट पहुंच गया ए और इधर से पॉइंट आ गया है। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, समझ जाएंगे आप। अभी मैंने आपको बोला था ना, समझ जाएंगे आप। देखिए इधर वाले पोर्शन को उठा के मैंने इधर रख दिया है। जैसे ही मैंने इधर रखा, ये वाला जो ट्राइंगल है ये उठकर इधर आ गया है और इधर आ गया है, तो मैंने इधर बना दिया है। तो अब मेरे पास सी 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 और सी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये एक देखो कुछ बन गया है। देखो आपको मिठाई याद आ रही होगी, काजू की ककड़ी जैसा बनता है कुछ, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ आपको, क्या, ठीक है, एक प्रिंसिपल है यहाँ पे जिसको बोलते हैं व्हीट स्टोन प्रिंसिपल। व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत। ये व्हीट स्टोन जो है वो आपको मिलेगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ेंगे तब। बट इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी आते हैं और यहाँ पर भी आते हैं। तो आज ही क्यों ना सीख लें, बाकी डीपली आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे, जैसा आएगा वैसा देखा जाएगा। तो यहाँ देखो इसमें क्या होता है, यदि आपके C1, C2, C3 एंड C4 का रेशियो सेम हो तो बीच वाले में कभी भी करंट या फिर चार्ज फ्लो नहीं होता। तो कहने का मतलब, इसका डायग्राम में बना के दे देता हूं। इसमें कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, ये लो, है ना, पतंग जैसा कह सकता हूं इसको। इसमें यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर है और यहाँ बीच में भी कैपेसिटर है। ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4, ये है C5। तो यदि C1 by C2 का रेशियो C3 by C4 के इक्वल हो, C1 by C2 का रेशियो अनुपात C3 by C4 के इक्वल हो, तो इस पॉइंट पे जिसका नाम मैं दे देता हूं B, A, C और D, तो ये B वाले पॉइंट और D वाले पॉइंट पर हमेशा पोटेंशियल यानी विभव समान हो जाता है। जब इस वाले दोनों ब्रांच में जो रेशियो बनता है वो इन दोनों ब्रांच के रेशियो के इक्वल हो, इन दो भुजाओं का अनुपात इन दो भुजाओं के अनुपात के समान हो, तो पॉइंट बी और पॉइंट डी पर हमेशा विभव समान रहता है। और जब विभव समान रहता है तो इस बीच वाले में कुछ भी नहीं आता, मतलब इसके पास चार्ज नहीं होता। जब इस
सर्किट में इस वायर में चार्ज फ्लो नहीं होता तो इसका मतलब ये एक तरह का ओपन सर्किट है, खुला परिपथ है। क्योंकि संयोजन में जब भी आप कॉम्बिनेशन निकालते हैं हमेशा उसी सर्किट को यूज करते हैं जहां पर चार्ज फ्लो होता है। तो जब पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं। जब मैं इसको हटा दूंगा तो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां यूज करता हूं। तो देखो इसका रेशियो ये रहा 1, मैं इसका नाम देता हूं 1 2 3 and 4। तो देखो यहां पर C1/C2 C3/C4 का जो रेशियो है वो है C/C 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 C/C। इसका नाम देता हूं मैं C एंड इसका नाम देता हूं मैं D। जब C/C है तो रेशियो आ गया आपका 1:1। जब रेशियो सेम है तो यहां पर देखो ये वाले जो पॉइंट है C एंड D यहां पर विभव समान हो जाएगा। क्या लिख देता हूं मैं VC = VD। जब VC = VD हो जाएगा तो इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं आएगा। चार्ज नहीं आएगा तो मैं यहां से हटा देता हूं, ओपन सर्किट बनेगा। तो देखो वैसा डायग्राम बन गया है। अब डायग्राम ऐसा बन गया है तो ध्यान से देखो, जब आपका चार्ज इधर फ्लो तो एक रास्ता उसको इधर मिलेगा Q1 और एक रास्ता इसको मिलेगा Q2। तो देखो सबसे पहले Q1 की बात करते हैं। तो ये Q1 इधर से होता हुआ इधर होता हुआ यहां पहुंचेगा। तो ये Q1 इन दोनों कैपेसिटर से पास हो रहा है, इन दोनों संधारित्रों से गुजर रहा है। इसका मतलब यहां पर चार्ज की वैल्यू सेम है। एक ही रास्ते में आने वाले सभी संधारित्र, सभी कैपेसिटर श्रेणी क्रम में होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो मैं इनसे रिलेटेड एक डायग्राम बना लेता हूं। ये दोनों को मिला के मैंने एक बना लिया। सिमिलरली Q2 वाला देखो, जब Q2 चार्ज यहां से होता हुआ इधर होता हुआ ऐसे गुजरेगा तो ये Q2 चार्ज इन दोनों कैपेसिटर से गुजरेगा। इन दोनों कैपेसिटर पर वैल्यू सेम रहेगी चार्ज की। कितनी रहेगी? Q2 रहेगी। तो ये दोनों भी सीरीज के अंदर है। तो इन दोनों से भी मिला के मैंने एक डायग्राम ये बना दिया है। यहां बना दिया बी, यहां बना दिया मैंने ए। अब इन दोनों को मिलाने से क्या वैल्यू आने वाली है? तो देखो इन दोनों को मिलाने से वैल्यू आएगी C × C C+C। अब आप कहेंगे ये कहां से आया? मैंने आपको श्रेणी क्रम में फॉर्मूला बताया था कि जब दो कैपेसिटर हो तो C इक्विवेलेंट होता है C1 × C2 C1 + C2। तो C × C C+C, तो C इक्विवेलेंट = C²/2C। C से C कैंसिल हो गया है, हमारे पास आ गया है 1/2C। तो ये भी C × C है, मतलब C और C दोनों सेम है ना। तो यहां भी आएगा 1/2C। और ये भी देखो ये भी C और C ही है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा 1/2C। ठीक है, सॉरी ये भी 1/2C है, मतलब इस तरीके से ये भी 1/2C, मतलब आधा C आधा C, C/2 C/2। ये कब कौन सा कॉम्बिनेशन है बताना देख के मुझे। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 + C2। तो हाफ C मिलके हो जाते हैं पूरा कंप्लीट C। तो ये सब माइक्रोफैराड में तो मैं लिख सकता हूं C माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब इस डायग्राम में जो A और B के बीच का कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्यधारिता, वो आएगी C माइक्रोफैराड। तो इस तरह के डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है नहीं। इस डायग्राम में ये कॉन्सेप्ट लग रहा था, यहां पर देखो यहां से तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दिया है, उसके बाद यहां पर मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, बोर्ड छोटा है, लेकिन मैं इसको रफ नहीं करना चाह रहा था। सब कुछ आपको बोर्ड पे दिखना चाहिए ताकि आपको ये एज समझ में आए। आगे मेरी बात समझ में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। नहीं प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, तो भी मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सारी क्लासेस का वीडियोस का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इन सबका लिंक भी दे रखा है। आप मुझे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जहां मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकता हूं, आपसे कन्वर्सेशन कर सकता हूं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बुक्स में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, यहां पर एक 20 माइक्रोफेरेड है, एक 30 माइक्रोफेरेड है और एक कैपेसिटर है 15 माइक्रोफेरेड है, और इस वाले भाग को ग्राउंडेड कर दिया गया, अर्थिंग कर दिया गया। ये पॉइंट ए है जहां पर पोटेंशियल हमें दे रखा है नंबर 90 वोल्ट, और पूछा गया है यहां पर ये कैपेसिटर C1 वाला है, ये C2 कैपेसिटेंस वाला है, ये C3 कैपेसिटेंस वाला है। हमें पूछा गया है Q2 चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 एंड पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर 2। तो यहां पर मुझे चार्ज और पोटेंशियल विभव पता करना है, ठीक है। अब देखो सपोज करो यहां पर, सपोज करने की जरूरत नहीं, समझने की बात है ये, तो सॉरी, यहां पर 90 वोल्ट है तो ये 90 वोल्ट हो गया आपके पास पोटेंशियल, बट ये ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड यानी भू संपर्कित, तो जहां पर ग्राउंडेड होता है, अर्थिंग होती है, वहां पोटेंशियल होता है 0। तो यहां पर चार्ज ज्यादा से कम की ओर फ्लो होगा, तो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो होगा। जैसे ही चार्ज फ्लो होगा, यहां से चार्ज जैसे फ्लो हुआ, ये चार्ज इस कैपेसिटर से, इस कैपेसिटर से, उस कैपेसिटर से होता हुआ अर्थिंग की ओर जाएगा। तो सोचने वाली बात है कि क्या चार्ज को दो या दो से ज्यादा रास्ते मिले? नहीं मिले, एक ही रास्ते से ये सभी कैपेसिटर से होता हुआ गुजर गया। इसका मतलब ये सभी कैपेसिटर सीरीज के अंदर है, श्रेणी क्रम संयोजन में, और श्रेणी क्रम संयोजन में C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बेटा टाइम पास करना बंद करो, टाइम पास करना है तो मोबाइल लैपटॉप सब बंद कर दो और मजे करो। अपना डेटा, अपना टाइम, घर वालों की उम्मीदें सब कुछ वेस्ट ना करो। और यदि आपको सच में पढ़ना है, मजे के साथ पढ़ना है, सब्जेक्ट के साथ एंजॉय करना है, सब्जेक्ट के साथ खेलना है, सब्जेक्ट को आसान बनाना है, तो जुनून भरो और फिर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस क्लास को बार बार अटेम्प्ट करो, फिर भी समझ नहीं आती है, मुझे आप टेक्स्ट करो, मैसेज करो, कुछ भी, मैं आपका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका दूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर है। सब्जेक्ट को आसान बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट उसके लिए जरूरी है आप और मेरे बीच का कन्वर्सेशन होना, आप और मेरे बीच में बातचीत होना, ठीक है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक दे रखा है, मिलिए, बात करिए, अपना डाउट बताइए, ठीक है। जो समझ में नहीं आता है वो बताइए, जो समझ में आता है उसके बारे में भी बताइए। मैं आपको आपका डाउट सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा, सब कुछ दूंगा आपको, बस मेहनत आपको करनी है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कभी कोई सब्जेक्ट आपके लिए आसान नहीं बनेगा, ठीक है। आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 20, 30 और 15 सब माइक्रोफेरेड में, तो माइक्रोफेरेड की बात बाद में कर लेंगे हम। तो यहां पे बात करते हैं 20, 30 और 15। एलसीएम लेता हूं मैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू एलसीएम 60 आएगा। इसमें देखो 20 का डिवाइड 60 में दूंगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, यहां पर सॉल्व करूंगा तो आएगा 2, और यहां पर सॉल्व करूंगा तो मेरे हिसाब से आएगा 4। तो देखो यहां पर 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जाएगा 9/60। यहां देखो C इक्विवेलेंट मुझे चाहिए तो जाएगा 60/9। C इक्विवेलेंट चाहिए मुझे, 1/C इक्विवेलेंट नहीं चाहिए। गलती यही करते हैं, यही गलती की गुंजाइश होती है और हम यही छोड़कर आते हैं। ये नहीं चाहिए, तुल्य धारिता चाहिए, C इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैंने इसको भी घुमा दिया तो ये भी घूम गया। जब मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया तो मुझे मिला C इक्विवेलेंट और ये मिला 60/9 माइक्रोफेरेड, क्योंकि सब कुछ हमें किसमें दे रखा है? माइक्रोफेरेड में दे रखा है। अब देखो टोटल C आ गया है, हमारे को चाहिए टोटल Q, और Q इक्वल होता है C × V। चार्ज इसमें सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो मतलब टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है, तो यहां पर आएगा C इक्विवेलेंट और यहां आएगा V, या फिर आप लिख सकते हो V1 - V2। यदि आपके पास दो अलग अलग पॉइंट्स के वोल्टेज दे रखे हो, पोटेंशियल दे रखे हो, तो आप V1 - V2 लिखो, अदरवाइज आप V लिखो, ठीक है। तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है 60/9 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो की जगह मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻⁶, 10 की घात -6। इस माइक्रो का मतलब होता है
V1 माइनस V2, एक पॉइंट पर 90 वोल्टेज है, एक पॉइंट पर 0 वोल्टेज है, तो 90 माइनस 0, 90 माइनस 0 होता है 90। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूं। 9 से 9 कैंसिल कर दिया, यहां पर आ गया मेरे पास 10, और जब मैं क्यूब को आंसर निकालूंगा तो 60 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो आएगा 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, यानी 600 माइक्रो कूलम। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सर ने इसको कैंसिल क्यों नहीं किया, मैं कर सकता हूं, बट मेरे को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर मिल जाए, माइक्रो में, मिली में, इस वजह से मैंने इसको ऐसा कैसा रहने दिया है। तो मेरा आंसर आ गया क्योंकि 600 माइक्रोकूलम, तो यहां से जो चार्ज जाएगा वही चार्ज C2 में से भी गुजरेगा, तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, Q2 की वैल्यू हो गई है। ठीक है, आगे देखिए, Q2 की वैल्यू तो आ गई, हमें पूछा कुछ और भी है, V2 भी पूछा गया है, तो अब V2 की वैल्यू भी निकालनी है, तो मैं यहां से रफ कर देता हूं, अभी इतना सा पोर्शन रफ कर देता हूं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, करें वीडियो पॉज कर लीजिए, करें फिर उसके बाद नोट कर लेना। V2 और V इक्वल टू हमेशा होता है Q बाय C। V2 की बात चल रही है तो Q2 बाय C2, देन V2 इक्वल टू, अब ये कहां से आया फिर बोलोगे, तो ये यहां से आया, Q इक्वल टू होता है CV, V इक्वल टू होगा Q बाय C। Q2 यानी ये रही वैल्यू, यानी 600 माइक्रोकूलम, यानी 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड, अब वैल्यू आ गई है C2 की, C2 यानी कैपेसिटेंस, A कैपेसिटर 2, संधारित्र 2 पर, कैपेसिटर 2 पर कितना कैपेसिटेंस, उसकी वैल्यू 30 माइक्रोकूलम, फेरेड सॉरी 30 माइक्रोफेरेड, तो ये रही 30, और माइक्रो की जगह मैं लिख देता हूं 10 टू पावर माइनस 6। 10 टू पावर माइनस 6 से 10 टू पावर माइनस 6 कैंसिल हो गया, और मैंने जब यहां कैंसिल किया तो V2 की वैल्यू आ गई 21। तो इसके पास 20 वोल्ट है, और इससे जो चार्ज गुजरेगा वो 600 माइक्रोकूलम है, 600 माइक्रोकूलम। ठीक है, आपको 3 अलग अलग क्वेश्चन 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ बताया मैंने। ठीक है, आगे भी मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आइए देखिए, उनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, कैसे है उन पे भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, कुछ इसी टाइप का है जो मैं पहले करवा चुका हूं। तो आइए इसका डायग्राम सॉल्व करते हैं। डायग्राम समझ में आ गया तो सब कुछ आपको समझ में आ गया, तो डायग्राम इधर बनाता हूं। ये पॉइंट ए है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मैं पॉइंट नाम इसी को दे देता हूं। ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ लिख देता हूं मैं सी, यहाँ लिख देता हूं मैं डी। अब आप सोचेंगे मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ था, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया कि सेम है, बट यहाँ पर अब की बार 5 माइक्रो फेरेड वाला एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये और ये पॉइंट सेम नहीं है। तो इस डायग्राम को मुझे दोबारा रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो, मैं एक पॉइंट लेता हूं ए, सबसे पहले मुझे पॉइंट ए से जाना है सी पर, और पॉइंट ए से भी जाना है मुझे डी पर। तो इस पॉइंट से मैं 2 रास्ते निकाल लेता हूं, एक मुझे जाना है सी पर, एक मुझे जाना है डी पर। तो यहां पर मैं कैपेसिटर ऐड कर देता हूं, ये वाला पॉइंट रह गया मेरा सी, ये वाला पॉइंट रह गया मेरा डी। पॉइंट ए से मैं सी जाता हूं, डी जाता हूं, तो 5 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, तो इसकी वैल्यू मेरी 5 माइक्रोफैरेड। और यदि मैं पॉइंट ए से सी पर जाता हूं तो यहां पर 10 माइक्रोफैरेड है, तो मैं लिख देता हूं 10 माइक्रोफैरेड। अब मेरे को जाना है सी से डी पर। भाई एक पॉइंट से मैं डी पर भी आ चुका हूं, और ये पॉइंट से मैं सी पर भी आ चुका हूं। सी से मुझे जाना है डी पर, ये पॉइंट रहा, ये डी पॉइंट रहा, और मैं यहां पर एक ऐड कर देता हूं। ये क्या वैल्यू रहेगी इसकी, 2 माइक्रोफैरेड। सी और डी के बीच में जो जुड़ा हुआ है उसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब मुझे जाना है डी से बी पर, तो ये रहा डी, और एक पॉइंट मैं बना देता हूं बी, जिसका नाम दे देता हूं यहां पर बी। डी से बी के लिए जाऊंगा तो वैल्यू बीच में आ रही है 10 माइक्रोफैरेड, तो मैं लिख देता हूं 10 माइक्रोफैरेड। सिमिलरली सी से डी के लिए भी एक सर्किट जुड़ा हुआ है, तो सी और बी के बीच में जुड़ा हुआ है 20 माइक्रोफैरेड, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 20 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए से सी जुड़ा हुआ है और ए से डी जुड़ा हुआ है, तो ए से जुड़ा हुआ है सी, ए से जुड़ा हुआ है डी।
सी से भी बी जुड़ा हुआ है और डी से भी बी जुड़ा हुआ है, तो सी से भी बी जुड़ा हुआ है और डी से भी बी जुड़ा हुआ है, दोनों से जुड़ा हुआ है। सी और डी भी आपस में ऐड है, तो सी और डी भी आपस में जुड़े हुए हैं, बीच में 2 माइक्रोफैराड। ये मैंने इस डायग्राम को इधर उधर तोड़ मरोड़ कर ऐसा बना दिया, ठीक है। अब देखो यहां से हमारा क्या कॉन्सेप्ट निकलने वाला है। अभी मैंने आपको बताया ना व्हीटस्टोन ब्रिज, देखते थे कि वही निकलता है यहां से। ये वैल्यू रही C1 की, ये रही C2 की, ये वैल्यू रही C3 की और ये वैल्यू रही C4 की। तो C1/C2 C3/C4, C1/C2 C3/C4 ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, इनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो 10 डिवाइड बाय 5 माइक्रोफैराड में है ना, माइक्रोफैराड कह सकते हैं हम। 10 डिवाइड बाय 5 और 20 डिवाइड बाय 10 रेशियो निकालूंगा तो 2 आएगा। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल काम करेगा तो ये जो 2 पॉइंट्स है बीच वाले, यहाँ पर पोटेंशियल यानी विभव समान हो जाएगा। और जब विभव समान हो जाएगा तो सी और डी के बीच में जो जुड़ा हुआ है वहां पर कोई चार्ज नहीं आने वाला है। और जब कोई चार्ज नहीं आएगा तो ये ओपन सर्किट कहलाएगा। ओपन सर्किट कहलाएगा तो मैं हटा देता हूं, मतलब इसका होना ना होना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जिसमें चार्ज नहीं जाता हो या जिस रेजिस्टेंस से, प्रतिरोध से, जो हम पढ़ चुके हैं 10th में, आगे भी पढ़ेंगे रेजिस्टेंस जो चीज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसे सर्किट डायग्राम दोनों में आते हैं। तो जब करंट या चार्ज फ्लो नहीं होता है जिस सर्किट से, उसको कॉम्बिनेशन में कभी भी ऐड नहीं किया जाता। और जिसको कॉम्बिनेशन में ऐड नहीं किया जाता उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध या तुल्य धारिता में कोई योगदान नहीं होता तो मैंने हटा दिया। अब ध्यान से देखना, ये दोनों एक ही रास्ते में है और ये दोनों भी एक ही रास्ते में, मतलब ये भी सीरीज है और ये भी सीरीज है। तो पहले बात करते हैं C1 और C3 की। तो दोनों को मिलाकर कैपेसिटेंस बनेगा C13, जिसका फॉर्मूला होगा C1 × C3, C1 + C3। माइक्रोफैराड में तो आंसर माइक्रोफैराड में आएंगे, तो मैं सॉल्व कर देता हूं। 10 × 20, 10 + 20, तो ये हो गया 200/30, कैंसिल कर दिया, 20/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में, क्योंकि चार्ज यहां से जैसे एंटर करेगा एक रास्ता इधर मिलेगा, एक रास्ता इधर मिलेगा, Q1 इधर से होता हुआ इधर आएगा तो ये दोनों एक ही रास्ते में है, Q1 इन दोनों से गुजरेगा तो ये सीरीज में है। सिमिलरली ये Q2 इन दोनों से गुजरेगा तो ये दोनों भी सीरीज में है। तो इनकी भी बात करते हैं C2 और C4 की। तो C2 C4 को मिला के मैं बना लेता हूं C24। दो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला C2 × C4, C2 + C4, ये है 5 और 10, 5 × 10, 5 + 10, 50 डिवाइड बाय 15, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई है माइक्रोफैराड। अब बताओ कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से यहां तक कुछ नहीं होगी। अब देखो, इन दोनों को मिलाकर मैंने एक बना दिया है, ये बना दिया मैंने एक। इन दोनों को मिलाकर भी मैंने एक बना दिया है, ये बना दिया मैंने एक। इसका नाम है C12, इसका नाम है C13, इसका नाम है C24। ये इसका नया डायग्राम बन गया है। मैंने आपको पहले कहा था डायग्राम के हिसाब से चलना आसान लगता है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना है तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे होंगे आपको? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम है, और समांतर क्रम में C इक्विवेलेंट आता है। और C इक्विवेलेंट यानी टोटल पूरा मिला के सीधा ऐड करना है C13 C24 यानी 20/3 माइक्रोफैराड और यहाँ पर आएगा 50/15 माइक्रोफैराड। एलसीएम लेंगे तो मेरे हिसाब से 15 आएगा। 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम जाता है, 5 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंजे 100 माइक्रोफैराड होगा। 15 से 15 कैंसिल हो गया, 1 टाइम 1 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 माइक्रोफैराड आएगा। और अब टोटल आएगा 150 माइक्रोफैराड डिवाइड बाय 15। 150 डिवाइड बाय 15 का मतलब है कैंसिल कर दिया और अब आपके पास वैल्यू आ गई है 10 माइक्रोफैराड। अब देखो कितना आसान बन गया यहाँ पर। बड़ा ही आसान सा सवाल लगा, देखने में डिफिकल्ट बट करने में बड़ा आसान और बड़ा इजी, ठीक है। तो ये नए नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आज की क्लास में और बता देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट पर भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखो आसान सवाल है,
कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए।